Hello everyone, how are you all? So welcome to the class students. जैसे कि आप लोग देख रहे हो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी एंड दैट इज एंडोक्राइनोलॉजी हॉर्मोन्स। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, हमको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला ही है, तो क्यों ना हम इसी टॉपिक को रैपिडली एक तरह से जितने भी हॉर्मोन्स हम कर सकते हैं विल जस्ट कंप्लीट दिस इन दिस रैपिड रिवीजन, राइट? तो आज की क्लास में हम कुछ हॉर्मोन्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास एक और रहेगी जिसमें हम कुछ और हॉर्मोन्स करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि सभी हॉर्मोन्स को एक बार हम लोग रिवाइज कर लें, ठीक है? तो कम ऑन स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यस, इफ यू लाइक दिस सेशन जस्ट डू लाइक इट, गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, यदि हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में, हॉर्मोन्स हमको पता है एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इजंट इट? जो कि कोई भी सेल से यानी कि कोई किसी भी चीज़ का यानी जो मैसेज है पर्टिकुलर ग्लैंड तक या फिर ग्लैंड से इफ इट इज कमिंग इनटू द सर्कुलेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होती है इट इज मूविंग देयर, इजंट इट? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, अलग अलग ग्लैंड से रिलीज हुए कुछ हॉर्मोन्स है। ज़्यादातर हार्मोन बहुत सारे ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए हैं। तो ये सारा हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, बट हम उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ योर रैपिड रिविजन। तो जो मेन हॉर्मोन्स हैं मैं उनके बारे में विल जस्ट गो थ्रू दैट। तो मैंने ट्राई किया है कि इन अ फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स आप लोगों को स्लाइड्स में दे रही हूँ। तो हो सकता है दिस विल बी इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल ऑल्सो। यदि किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए ये स्लाइड्स की तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग स्लाइड से आपके भी पॉइंटर्स बना लें, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, कम ऑन, सबसे पहले जब हम जैसे कि मैंने कहा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी हॉर्मोन्स के रिलेटेड, बट यस डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मेन हार्मोन दैट इज द ग्रोथ हार्मोन, है ना? पिट्यूटरी हार्मोन है ये भी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ग्रोथ हार्मोन स्टूडेंट्स कहाँ सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर पिट्यूटरी में सोमैटोट्रॉप्स जो सेल्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है? अब सोमैटोट्रॉप्स में तो सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, लेकिन इसका सीक्रेशन स्टिमुलेट कौन करता है, राइट? किस तरह से क्यों होता है ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन? क्योंकि एक सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस से, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, राइट? तो जीएचआरएच जो है हमारा स्टूडेंट्स, वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, इजंट इट? वो हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द पेयर में या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से रिलीज होता है जीएचआरएच और ये सिंथेसाइज करवाता है। ये कहाँ आता है? ये सोमैटोट्रॉप्स में आता है। और सोमैटोट्रॉप्स में किसकी सिंथेसिस करवाता है? ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है? तो ये जो जीएचआर है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये 44 अमाइनो एसिड का सिंगल चेन रहता है, जबकि ग्रोथ हार्मोन ये भी सिंगल चेन का ही रहेगा, बट इट इज ऑफ 191 अमाइनो एसिड, गॉट इट? बायोसिंथेसिस की यदि हम बात कर रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन जनरली स्टूडेंट्स क्रोमोसोम नंबर 17 के लॉन्ग आर्म पे यू कैन फाइंड एक क्लस्टर। किसका क्लस्टर होता है? ये क्लस्टर होता है ग्रोथ हार्मोन HCS क्लस्टर। ये क्लस्टर के पास में टोटल 5 जीन्स होते हैं। इसमें से एक जीन जो होता है दैट इज HGH-N, यानी H ग्रोथ हार्मोन, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल यहाँ पर, ठीक है? ये सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में मिलता है और यही एक हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का अबंडेंट फॉर्म है। दूसरा होता है HGH-V जो कि वेरिएंट फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है? ये भी आपको कहाँ मिलेगा? जो वो क्लस्टर है जिसमें 5 जीन होते हैं, कौन सा क्लस्टर? क्रोमोसोम 17 के लॉन्ग आर्म में ग्रोथ हार्मोन HCS क्लस्टर।
उसके बाद में स्टूडेंट्स तीसरा जो होता है, दो और होते हैं जो कि रहते हैं HCS, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, ये दो जीन्स इसके रहते हैं। और पांचवा जो रहेगा वो एक है HCS स्यूडोजीन। इस तरह से 5 जीन का ये क्लस्टर होता है। इसमें से जो ये HGH-N है नॉर्मल वाला, ये पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, राइट। ये जो पिट्यूटरी में सीक्रेट हो रहा है, ये कौन सा होता है, HGH-N वाला जो फॉर्म होता है वो। आई थिंक दिस इज क्लियर। V और HCH जो है, ये इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्लासेंटा। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं अगेन बोल रही हूँ, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज कि किस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। हाफ लाइफ यदि हम बात करें, सर्कुलेशन में ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली 6 से 20 मिनट तक हमको देखने को मिलता है। इट विल बी देयर इन द सर्कुलेशन। ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के, दीज आर द JAK2 स्टेट पाथवे वाले पाथवे शो करते हैं, और ये है साइटोकाइनिन फैमिली के मेंबर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे यदि क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दोनों के रिसेप्टर्स बताए। ग्रोथ हार्मोन का स्पेसिफिकली रिसेप्टर जो है साइटोकाइन रिसेप्टर है, JAK2 स्टेट पाथवे अंडरगो करता है, जबकि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का जो रिसेप्टर रहेगा वो GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। गॉट इट स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिक्रीशन जो होता है ग्रोथ हार्मोन का, जैसे कि मैंने कहा कि वो कंट्रोल करने वाला सबसे पहला तो GHRH ही रहेगा, है ना। GHRH की रिलीज होगी हाइपोथैलेमस से, तो ये सीक्रेट करवाने में हेल्प करेगा। दूसरा होता है ग्रेलिन, राइट, ये भी GH का सीक्रेशन करवाता है। और तीसरा होता है सोमैटोस्टैटिन, या फिर हम जिसको ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करता है। ठीक है, एक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो बॉडी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, अगेन ग्रोथ हार्मोन है। सिक्रीशन ऑफ IGF-1 करवाता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को स्टिमुलेट करवाता है, उसका सिक्रीशन ये क्या है हम देखेंगे। लिपोलिसिस करवाता है स्टूडेंट्स, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इनिबिट करता है। कैसे, बाय इनिबिटिंग द एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के एक्शन को इनिबिट करके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करेगा, और स्टूडेंट्स लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी इनिबिट करता है। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट में हम जिसको हम कहते हैं कि उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है। उसके साथ साथ ऐसे स्टिमुला है जो ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वो कौन कौन सा है। ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को डिक्रीज करने वाले स्टिमुला है, एक तो ग्रोथ हार्मोन ही होगा, यानी ग्रोथ हार्मोन यदि ज्यादा है, इट इज इनफ, देन उसका सीक्रेशन रुक जाएगा, राइट। तो एक तो ग्रोथ हार्मोन होगा, दूसरा IGF-1 है। उसके बाद में ग्लूकोज लेवल, यदि ग्लूकोज लेवल इनफ है तो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। कॉर्टिसोल डिक्रीज करवाता है, FFA डिक्रीज करवाता है, REM स्लीप डिक्रीज करवाता है स्टूडेंट्स, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे क्या करते हैं, ये ऐसे स्टिमुला है जो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज कब होता है, सोते समय, स्लीप में ग्रोथ हार्मोन डेफिनेटली इंक्रीज होता है। एक्सरसाइज करते समय ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है वो एक्सरसाइज के समय में होगी, फास्टिंग में होती, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में होती है, मैं राइट, उस समय में इसका सीक्रेशन बढ़ता है। गॉट इट। ग्लूकागॉन स्टूडेंट्स सीक्रेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज करवाता है। एल डोपा अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जो कि क्या करेंगे, पेनिट्रेट ब्रेन को करेंगे, यस दे विल आल्सो इंक्रीज द सीक्रेशन। पायरोजेंस स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई, एस्ट्रोजन, एपोमॉर्फिन, राइट, प्रोटीन मील अगेन, राइट। तो ये सारे जो है ये क्या करते हैं, सीक्रेशन को बढ़ाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके साथ साथ जैसे कि अभी मैंने आपको कहा IGF-1, तो ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन स्टूडेंट्स, एक तो डायरेक्टली काम करेगा हमारी बॉडी में ग्रोथ के रिलेटेड, और कहीं कहीं वो इनडायरेक्टली भी काम करता है, जनरली जब हम बोन्स की बात करते हैं तो। ठीक है, तो जब ये एक इंटरमीडिएट के थ्रू काम करवाता है, और वो इंटरमीडिएट को हम कहते हैं सोमैटोमेडिन्स या फिर
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF। ठीक है, तो ये देखा गया है एक्चुअली, पिग्मीज करके एक ट्राइब है अफ्रीका में, यहाँ पर भी इनके थ्रू हमको पता चला था कि इस तरह का ये सोमैटोमेडिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन का ही काम करवाता है, उसी का इफेक्ट देता है इन केस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस। तो ये स्टूडेंट्स देखा गया था कि ग्रोथ हार्मोन लीवर में, राइट, ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स बनवाता है जिसको हम सोमैटोमेडिन्स कहते हैं, और सोमैटोमेडिन्स अफेक्ट करता है इन ऑल फॉर्म और ऑल सॉर्ट ऑफ द बोन ग्रोथ में ये हेल्प करवाता है, ये ना, ये इनडायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन थ्रू सोमैटोमेडिन्स बोन ग्रोथ में हेल्प करवा रहा है। ठीक है, अब ये सोमैटोमेडिन्स का जो इफेक्ट होता है ये काफी कुछ इंसुलिन जैसा होता है, ग्रोथ पे जो अफेक्ट करता है, इसीलिए हम इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। स्ट्रक्चरली भी आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये भी काफी कुछ इंसुलिन के स्ट्रक्चर से मिलता है, एक्सेप्ट जो इंसुलिन में हम बोलते हैं सी चेन जो है, ABC चेन जो होती है प्रो इंसुलिन में, जो बाद में सेपरेट हो जाती है इंसुलिन में, है ना, तो यहाँ पर ये सी चेन सेपरेट नहीं होती है, और इसके अलावा एक और चेन होती है एक्सटेंशन जो होता है, ए चेन एक्सटेंडेड रहती है। इंसुलिन में ए और बी चेन होती है, सी चेन सेपरेट हो जाती है, इसके स्ट्रक्चर में सी चेन सेपरेट नहीं होती है और ए चेन में और एक्सटेंशन हो जाता है, और वो एक्सटेंडेड ए चेन को डी डोमेन भी कहा जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इतना ही पार्ट में। ठीक है, तो ये जो सोमैटोमेडिन्स है स्टूडेंट्स, मेनली 4 तरह के सोमैटोमेडिन्स आइसोलेट हुए हैं, लेकिन ह्यूमंस में स्पेसिफिकली हम जो सर्कुलेटिंग सोमैटोमेडिन देखते हैं वो IGF-1, इंसुलिन लाइन ग्रोथ फैक्टर 1, जिसको हम सोमैटोमेडिन C भी कहते हैं, और दूसरा होता है IGF-2। तो हमको ये दोनों पे ही ज्यादा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है सोमैटोमेडिन C या फिर IGF-1। आई थिंक समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अब ये देखो, ये दोनों पॉइंटर्स भी ध्यान में रखोगे, जो IGF-1 का सिक्रीशन होता है, राइट, ये ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंडेंट नहीं होता है बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले, जन्म के पहले इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ हार्मोन, इसका सिक्रीशन, लेकिन बर्थ के बाद में इसका जो स्टिमुलेशन होगा IGF-1 का, इट विल बी बाय द ग्रोथ हार्मोन ओनली। ठीक है, तो IGF-1 का जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा में बचपने में बढ़ेगा, राइट, प्यूबर्टी तक बढ़ेगा, पीक पे जाएगा प्यूबर्टी तक, और बाद में धीरे धीरे वो कम होने लगे। जबकि IGF-2 है, ये पूरी तरह से ग्रोथ हार्मोन से इंडिपेंडेंट होता है, और इसका मेन रोल कब होता है, ड्यूरिंग द फीटस लाइफ, यानी बिफोर बर्थ। ठीक है, अडल्ट में जनरली IGF एक्सप्रेस, IGF-2 जो होता है ना, वो एक्सप्रेस कहाँ होता है, सिर्फ कोरॉइड प्लेक्सस और मेनिंजेस में होता है, अदरवाइज अडल्ट में आप देखोगे IGF-1 इट विल बी देयर, और वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है उसका लेवल कैसे होता है, कम होते जाता है। ठीक है, तो IGF-1 आफ्टर बर्थ डिपेंडेंट हो जाता है ग्रोथ हार्मोन पे, पहले इंडिपेंडेंट होता है। IGF-2 पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो काम कब करता है, फीटल लाइफ में, बिफोर बर्थ। गॉट इट। अभी आप स्ट्रक्चर भी देख लो एक बार, यदि हम लोग कंपेयर करें इनको इंसुलिन से, तो देखो ये इंसुलिन है, ये IGF-1 जिसको हम सोमैटोमेडिन C भी कहते हैं, और IGF-2 कितने अमाइनो एसिड होते हैं इंसुलिन में, 51, F1 में आपका 70 और 2 में आपका 67। सोर्स इंसुलिन कहाँ सिक्रिट होता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में। सोमैटोमेडिन C सिक्रिट हो रहा है लीवर एंड अदर टिश्यूज में, और ये भी अलग अलग टिश्यूज में सिक्रिट होता है। इंसुलिन का लेवल ग्लूकोज रेगुलेट करता है, इनका लेवल ग्रोथ, IGF-1 का ग्रोथ हार्मोन, यस, आफ्टर द बर्थ, दिस इज नॉट नोन। IGF-2 का प्लाज्मा लेवल दिखाया गया है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन दोनों है, मेजर रोल इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म। IGF-1 का देखो स्केलेटल और कार्टिलेज ग्रोथ में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और IGF-2 का फीटल डेवलपमेंट की ग्रोथ में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका क्वेश्चंस बन सकता है। तो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द ग्रोथ हार्मोन सोमैटोमेडिन्स आल्सो। उसके बाद में यदि हम देखते हैं सोमैटोस्टेटिन, चलो वो भी एक बार लिख लेते हैं। सोमैटोस्टेटिन की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स,
Okay, yes. सोमैटोस्टेटिन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं, यस और है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन जो भी कहाँ से बाद में रिलीज हो रहा है, ये GHIH भी आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। दिस इज अगेन अ पेप्टाइड, राइट। ये एक तरह का साइक्लिक पेप्टाइड ही होता है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको कहा इट इज रिलीज्ड बाय या फिर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कौन सा न्यूक्लियर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर। ये मैं जो आपको न्यूक्लियस बार बार बता रही हूँ हाइपोथैलेमस के, वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। जनरली पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर से ही होता है, एंड सम अमाउंट इन ऑल्सो, कुछ अमाउंट ऑफ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आर्क्वेट एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, लेकिन ज्यादातर पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियर से ही ये रिलीज होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। सोमैटोस्टेटिन का आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, इसके दो आइसोफॉर्म्स होते हैं, यस इट हैज टू आइसोफॉर्म्स। दो आइसोफॉर्म्स में देखा जाता है, यदि हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, एक होता है शॉर्ट आइसोफॉर्म और एक होता है लॉन्ग आइसोफॉर्म, ठीक है। तो लॉन्ग आइसोफॉर्म, दिस इज 28 अमाइनो एसिड लॉन्ग, कितना होता है, 28 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है ये आइसोफॉर्म। जनरली कहां पर मिलता है, इट इज फाउंड इन GI ट्रैक्ट। और दूसरा जो शॉर्ट आइसोफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 14 अमाइनो एसिड का होता है, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड इन ब्रेन। और जो हाइपोथैलेमस से हम बोल रहे रिलीज हो रहा है, यस ये यही वाला है, इट इज रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड ऑल्सो फॉर्म्ड इन ब्रेन ऑल्सो। इससे समझ में आ रहा है कि ये एक हार्मोन जो सोमैटोस्टेटिन है, आपको GI ट्रैक्ट में भी इसका आइसोफॉर्म मिल रहा है, या हाइपोथैलेमस से भी रिलीज हो रहा है, और ये ब्रेन में भी मिल रहा है, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि सोमैटोस्टेटिन कहाँ कहाँ मिलता है, यस ये जहां भी मिल रहा है वो मैं लिखवा देती हूँ, सभी जगह पे एक मेन काम क्या करता है, ये इनिबिशन का ही काम करता है, यस इट शोज इनिबिटरी इफेक्ट्स ओनली, इसका काम ही वो है। कहाँ कहाँ, राइट, इन GI ट्रैक्ट, राइट, इन GI ट्रैक्ट कैसे, बाय इनिबिटिंग, किसको इनिबिट करता है, जितने भी हमारे जूसेस है, बाइल हो गया, गैस्ट्रिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, isn't it? इन सबको इनिबिट करेगा। उसके बाद में दूसरा हमने कहा देखा, दूसरा हमने देखा कि जो आपका हाइपोथैलेमस से आ रहा है, राइट, ये इनिबिट देगा, इनिबिटरी सिग्नल देगा किसको, इनिबिटरी सिग्नल टू ग्रोथ हार्मोन। साथ साथ में TSH को इनिबिटरी सिग्नल देगा स्टूडेंट्स, प्रोलैक्टिन को इनिबिट करवाएगा, ठीक है, इंसुलिन का इनिबिशन करवाता है, ग्लूकागॉन का इनिबिशन करवाता है। आई थिंक दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन जो आपका यहाँ पर रहेगा ब्रेन से जो आएगा, राइट, वहां के लिए वो एक्ट करता है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। सो वी कैन राइट हियर, ये पार्ट लिख लो कि एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर। यस, इन CNS, यानी न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सोमैटोस्टेटिन इज फाउंड, सोमैटोस्टेटिन इज फाउंड इन
कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स ये? हाइपोथैलेमस, या फिर इट इज रिलीज्ड इन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। उसके बाद में आपका पैनक्रियास, उसके बाद में जीआई ट्रैक्ट और ब्रेन, दैट इज सीएनएस। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखना है सोमैटोस्टैटिन का। तो दिस इज रिलेटेड टू योर सोमैटोस्टैटिन। इसके बाद में आता है जो एक और हार्मोन है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है स्टूडेंट्स, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में लैक्टोट्रोप सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे तो केमिकली ये सिमिलर है ग्रोथ हार्मोन और HCS के स्ट्रक्चर से। ठीक है, कितने अमाइनो एसिड का होता है? 199 अमाइनो एसिड। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं जो आप लोगों को हाईलाइट करवा रही हूँ, ध्यान में रखोगे आप लोग। उसके बाद में स्टूडेंट्स सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिंथेसाइज नहीं होगा, इसके अलावा प्रोलैक्टिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से में भी सिंथेसाइज होता है स्टूडेंट्स, राइट। इम्यून सिस्टम, यूटेरस, मेमोरी ग्लैंड्स, यहाँ सभी जगह पे द प्रोलैक्टिन कैन बी फॉर्म्ड देयर। हाफ लाइफ भी ग्रोथ हार्मोन जितना, यानी 20 मिनट का इसका हाफ लाइफ होता है। ग्रोथ हार्मोन में भी हमने देखा था 6 to 20 मिनट्स था, इजंट इट। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल यदि हम देखेंगे प्रोलैक्टिन का तो 5 Ng/ml मेन में है और 8 Ng/ml वुमेन में रहता है। प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? साइटोकाइन रिसेप्टर होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप 1 साइटोकाइन रिसेप्टर्स, जो कि JAK2 STAT5 सिग्नलिंग पाथवे बताता है। ठीक है, ये रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं PRLR, दैट इज प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स। कहाँ का एक्सप्रेस होता है, कहाँ हमको रहता है? मेमोरी ग्लैंड्स में, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में और एडिपोसाइट्स में हमको ये रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं फॉर द प्रोलैक्टिन। गॉट इट? इसके अलावा स्टूडेंट्स यदि हम ह्यूमंस में देखें तो प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन कब बढ़ता है और कब कम होता है? तो एक्सरसाइज के समय में, किसी तरह का यदि स्ट्रेस है, किसी तरह की सर्जरी हुई है, राइट। ऑल्सो ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन ऑफ निपल प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन बढ़ता है, इजंट इट, इंक्रीज होता है। जबकि उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के समय में इसका सीक्रेशन पीक पे चला जाता है, जनरली पार्ट्रिशन के समय में वहां पर। ठीक है, डिक्रीज कब हो रहा है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा प्रोलैक्टिन लेवल का सिक्रीशन कम कब होगा? एनीवन? ये कम होगा इफ देर आर सम ड्रग्स लाइक क्लोरोप्रोमाजिन, राइट। ये डोपामाइन रेसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ये भी लेकिन क्या करते हैं? प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ाते हैं। एक और चीज बढ़ाती है क्या? स्लीप। स्लीप के समय में भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, डिक्रीज के समय आपको ध्यान में रखना है डोपामाइन या फिर एल डोपा। ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन का सीक्रीशन को डिक्रीज करवाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ब्रोमोक्रिप्टिन और डोपामाइन एगोनिस्ट, उसके दोस्त, यस, ये क्या करते हैं? इनिबिट करवाते हैं इसका, प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी तरह का जो हार्मोन होता है, जो डोपामाइन, हमने कहा कि प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन डिक्रीज करवाता है। उसका एक फंक्शन ही होता है इनिबिट करना प्रोलैक्टिन का, तो उसको हम प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है उसके आर्क्यूएट न्यूक्लियस से, जो कि प्रोलैक्टिन सीक्रेशन को इनिबिट करवाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में देना है। ये जो पार्ट्स यहाँ पर लिख कर दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसी को आपको और शॉर्ट अच्छे से टेबल वाइज देखना है तो मैंने टेबल भी शेयर किया है, देख लीजिए। ये दोनों कंपेयर हुआ है, अगेन इट इज फ्रॉम द बुक ओनली, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन का। देखो स्लीप के समय में दोनों का कौन क्या बढ़ रहा है? दोनों बढ़ रहा है। नर्सिंग, ड्यूरिंग द नर्सिंग प्रोलैक्टिन सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। यहाँ पे देर इज नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज। ठीक है, स्ट्रेस के समय प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन और ग्रोथ हार्मोन दोनों बढ़ रहा है। हाइपोग्लाइसेमिक में ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा बढ़ता है, प्रोलैक्टिन का बढ़ता है, बट नॉट एज मच एज योर ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय में बहुत बढ़ रहा है प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन, यहाँ पर अफेक्ट नहीं हो रहा है। TRH, राइट, ये ड्रग्स बढ़ा रहा है।
डिक्रीज कब हो रहा है प्रोलैक्टिन का सीक्रीशन? एल डोपा डिक्रीज करा रहा है, एपोमॉर्फिन डिक्रीज करा रहा है, ब्रोमोक्रिप्टिन और ऐसे डेरिवेटिव्स डिक्रीज करवा रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार कंपैरेटिव चार्ट भी है और आपको इस तरह से ध्यान में रहेगा कि उसका सीक्रीशन इंक्रीज और डिक्रीज कब हो रहा है। अब प्रोलैक्टिन का फंक्शन मेनली मिल्क प्रोडक्शन में होता है, इजंट इट? मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में होता है, मेमोरी एल्वियोलाई की ग्रोथ को प्रमोट करवाता है प्रोलैक्टिन स्टूडेंट्स। सिमिलरली मिल्क सिक्रीशन, जैसे कि हमने कहा मिल्क प्रोडक्शन में इट विल बी देयर। हाँ, प्रोलैक्टिन इसके अलावा स्टूडेंट्स इनहिबिट क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन्स के इफेक्ट को कम करवाता है। यस, इसके कारण हम बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। यस, जब प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द वी कैन से लैक्टेटिंग वुमेन में, इजंट इट? तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। सिमिलरली प्रोलैक्टिन जो मेल्स में जब रहेगा तो ये भी जीएनआरएच को रिलीज होने से इनहिबिट करेगा, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम होगी एंड इट विल कॉज अगेन वी कैन सी डिक्रीज इन इनफर्टिलिटी आल्सो। गॉट इट? तो दिस इज अगेन द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन देयर। इसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इज योर थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन पढ़ना है तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये थायराइड हार्मोन बन कहाँ से रहा है। तो अगेन वी विल जस्ट गो विद द स्टार्टिंग। तो जो हो रहा है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टूडेंट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट करने के पहले भी एक हार्मोन आ रहा है जो कि स्टिमुलेट कर रहा है, दैट इज योर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये 3 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड होता है स्टूडेंट्स, जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज हो रहा है और ये क्या कर रहा है? टीएसएच के सीक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है। कहां पर? थायरोट्रॉप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी अगेन। ठीक है, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। ये आके थायरोट्रॉप्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी में है वहां पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, तो जो टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28,000, जिसके स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा 2 सब यूनिट होता है स्टूडेंट्स। एक दूसरे से दोनों सब यूनिट्स नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अल्फा सब यूनिट जो होता है 92 अमाइनो एसिड का होता है, बीटा सब यूनिट 118 अमाइनो एसिड का होता है। यहाँ पर अल्फा सब यूनिट जो होता है टीएसएच का, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एचसीजी के अल्फा सब यूनिट के सिमिलर होता है। इसीलिए क्योंकि ये सिमिलर होता है, इसकी जो भी एक्टिविटी होती है, फंक्शनल स्पेसिफिसिटी जो होती है, वो कहाँ पर चली जाती है? वो रहती है बीटा सब यूनिट में, क्योंकि अल्फा सब यूनिट तो इट इज सिमिलर टू द अदर्स ऑल्सो। तो मेन जो फंक्शनल काम होता है इट इज ऑन द बीटा सब यूनिट। ठीक है, हाफ लाइफ कितना है टीएसएच का? इट इज नियरली 60 मिनट्स इन द सर्कुलेशन। तो ये हो गया था आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कौन स्टिमुलेट करवा रहा है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन करवा रहा है ना। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है स्टूडेंट्स, ये क्या करवाता है? ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कहां पर? थायराइड ग्लैंड में। जनरली ये जो थायरोग्लोबुलिन का प्रोटियोलिसिस है वो कॉज करवाता है, ये हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से होता है, राइट। और एक बार प्रोटियोलिसिस हो गया थायरोग्लोबुलिन का, उसका मतलब क्या हो गया? वहां से थायराइड हार्मोन का रिलीज हो जाएगा। इसके रेसेप्टर कौन से है? टीएसएच का रेसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रेसेप्टर। आप देखोगे मैंने मोस्टली सभी के रेसेप्टर्स आपको दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ स्टूडेंट्स? सभी के स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा टीएसएच के रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग कि टीएसएच क्या करवा रहा है? थायराइड ग्लैंड्स बनवा रहा है, सॉरी थायराइड नॉट ग्लैंड्स, थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज करवा रहा है। कहाँ पर? थायराइड ग्लैंड में जाके। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने पढ़ा था वेरी फास्ट, यदि हम देख ले तो जो हाइपोथैलेमस है, पेंसिल पेन, ओके, हाइपोथैलेमस जो है स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के से रिलीज हो रहा है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्टूडेंट्स, जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में सीक्रेट हो रहा है, वहां से ये रिलीज हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? टीआरएच स्टिमुलेट कर रहा है secretion of what? Secretion of TSH.
और हाँ, प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को भी करवाता है, ये भी आप लिख सकते हो। एट कहाँ पर? एंटीरियर पिट्यूटरी, एम आई राइट? इजंट इट? इसके बाद में ये क्या करता है? टीएसएच को सीक्रेट का एंटीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेट करवा रहा है, यानी टीएसएच तक पहुंचा। अभी टीएसएच का सीक्रेशन हो जाता है, टीएसएच सीक्रेटेड एट थायरोड्रॉप्स। और टीएसएच क्या करता है? टीएसएच बनने के बाद ये स्टिमुलेट करता है स्टूडेंट्स, जो कि हम पढ़ेंगे, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ व्हाट? स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ T3, T4, RT3, यस, कहां पर? एट द फॉलिकल सेल्स, यस, ऑफ कहां पर? थायराइड ग्लैंड्स, इजंट इट? तो ये जो लास्ट वाला अभी हमने देखा, ये अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका सीक्रीशन होता है, टीएसएच किस तरह से यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है? तो यदि हम थायराइड हार्मोन सिंथेसिस देखना है स्टूडेंट्स, तो पहले थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड ग्लैंड है स्टूडेंट्स, राइट? कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स के नीचे, दोनों साइड में हम कहेंगे, या फिर एंटीरियर टू ट्रकिया हम बोलेंगे कि दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करवाता है स्टूडेंट्स T3 हार्मोन को, T4 हार्मोन जो कि कहाँ सीक्रेट होता है? ये अंदर यहाँ पर फॉलिकल में होता है, हम बोल सकते हैं। और जो सी सेल होता है, राइट, सी सेल में क्या सीक्रेट होता है? एक और हार्मोन है, दैट इज कैल्सिटोनिन। इसका सीक्रेशन होता है सी सेल में ऑफ योर थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है? अब ये जो आपको ग्लैंड में दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे फॉलिकल्स है ना? तो ये फॉलिकल्स जो है स्टूडेंट्स, दीज आर द फॉलिकल्स, ये सारा फॉलिकल है, तो फॉलिकुलर सेल्स है। और ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये है, दैट इज इनसाइड लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलॉइड। सीक्रेटरी सब्सटेंस यहाँ पर होता है विच इज कॉल्ड एज कोलॉइड। और कोलॉइड के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर एक थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल रहता है, और ये थायरोग्लोबुलिन में थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है, ठीक है? एक और चीज, ये जो आपके कोलॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं ना स्टूडेंट्स, राइट, तो ये इस तरह से क्यूबॉइडल बन जाते हैं, आप देख रहे हो, इस तरह से क्यूबॉइडल बन जाते हैं। और यहाँ पर ये दांत जैसे जो है, दैट इज द ल्यूकेन, रीएब्जॉर्प्शन ल्यूकेन, जो रीएब्जॉर्ब करवाते हैं। और जब वो इनएक्टिव होते हैं तो ये सेल्स फ्लैट बन जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये कोलॉइड है जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर हम देखेंगे थायराइड का सीक्रीशन सिंथेसिस होती है, गॉट इट? तो ये क्लियर हो गया, बेसिक चीज जो थी हमको पढ़ना था, राइट? जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है, ये भी आप ध्यान में रखो, थायरोग्लोबुलिन इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स इसकी होती है। कहाँ सीक्रेट होता है, कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है? ये सिंथेसाइज्ड होता है थायरोसाइट में, और सीक्रेट होता है इन द कोलॉइड अगेन बाय एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस से सीक्रेट होता है, ठीक है? ये थायरोग्लोबुलिन के अंदर ही हम बोलेंगे कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि इसके अंदर टायरोसिन अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, इजंट इट? तो हम देखते हैं अभी कि किस तरह से ये होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ये जो है ये फॉलिकुलर सेल है, ठीक है? ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग कहेंगे ये बेसल पार्ट है, बेसोलेटरल। और ये हो गया अपाइकल, ठीक है? और ये जो जगह है, दिस इज द कोलॉइडल स्पेस। ये हमने जो अभी देखा ना, ये आपका फॉलिकल सेल है, यस। और ये अंदर वाला कोलॉइड है, तो ये हमारा पिंक फॉलिकल सेल है, और ये आपका कोलॉइड वाली जगह है, ठीक है? अब जो आयोडाइड आता है डाइड से, आयोडाइड आपका आता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर उसको ट्रांसपोर्टर मिलता है, दैट इज अ सिम्पोर्टर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, NiS जिसको हम बोलते हैं। एक आयोडाइड और 2 सोडियम इस तरह से अंदर जाते हैं, ठीक है? और इसको जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी आपको ये सोडियम पोटेशियम 80 पे जो भी बेसोलेटरल एंड पे पड़ा है बैठा है, वो एनर्जी उसको देगा। एक बार आयोडाइड अंदर चला गया, अब वो आता है अपाइकल एंड पे। अपाइकल एंड से उसको बाहर जाना होता है, कहाँ पर? कोलॉइड में।
तो वहां पर एक और उसका ट्रांसपोर्टर होता है, दैट इज एंटीपोर्टर। ये सिम्पोर्टर है, ये एंटीपोर्टर है, ठीक है। पेंड्रिन जिसको हम बोलते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्लोराइड आयोडाइड एंटीपोर्टर, ठीक है। तो क्लोराइड को वो अंदर ला रहा है और आयोडाइड को बाहर लेकर आ रहा है। अब आयोडाइड आपका बाहर आना है कोलॉइड जगह पे, लेकिन आयोडाइड ये फॉर्म में कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर बाय द एंजाइम पेरोक्सीडेज। अब ये बन गया आयोडीन, ठीक है। आयोडीन आता है और यहाँ पर जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, इसकी सिंथेसिस होती है फॉलिकुलर सेल में। ये वेसिकल में बैठ के ये भी कहाँ आता है, कोलॉइडल रीजन में। तो थायरोग्लोबुलिन के साथ में ये आयोडीन अंदर चला जाता है, राइट, और उसके अंदर जो टाइरोसिन होता है उसके साथ में बाइंड कर लेता है। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोडीनेशन और कपलिंग। ये भी एंजाइम कौन करवाता है, पेरोक्सीडेज ही करवाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स थायरोग्लोबुलिन के अंदर आपका आयोडीन के साथ, आयोडीन टायरोसिन के साथ में कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, MIT-DIT, यानी मोनोआयोडोटायरोसिन डाइआयोडोटायरोसिन। मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन एक दूसरे के साथ में कपल्ड होते हैं, जिसको हम कपलिंग कहते हैं, और वो बनाते हैं T3, T4 और RT3। इस तरह से ये सारा कहाँ बन रहा है, ये सारा ये थायरोग्लोबुलिन के अंदर बन रहा है, और जो कि कहाँ पर है अभी, कोलॉइडल स्पेस में। अब ये थायरोग्लोबुलिन अंदर आता है कहाँ पर, फिर से सेल के अंदर आता है थ्रू पिनोसाइटोसिस। यस, इट इज एंटरिंग थ्रू पिनोसाइटोसिस, हम बोल सकते हैं, यस और नो, राइट। अब अंदर आने के बाद में ये प्रोटीएसेस ये वेसिकल पे अटैक करते हैं और इसको थायरोग्लोबिन को क्लीव करेंगे, जहां से T3 T4 रिलीज हो जाता है, MIT-DIT रिलीज होता है। T3 T4 चला जाता है स्टूडेंट्स सिक्रीशन में, बाहर सर्कुलेशन में। MIT-DIT जो है, इसमें से आयोडीन फिर से निकाल लिया जाता है, और वहां उसके लिए एंजाइम होता है डीआयोडीनेस। वो एंजाइम क्या करवाता है, डीआयोडीनेशन करवाता है। ये टायरोसिन को वापस से ले लिया जाता है और ये टायरोसिन बाहर निकलता है, आयोडीन यहाँ से निकल जाता है स्टूडेंट्स, और ये आयोडीन फिर से रिसाइकल्ड होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि यदि आयोडाइड हमने कंटिन्यूसली नहीं भी लिया डाइट में, तो हमारी बॉडी में इतना आयोडीन रहता है कि वो कुछ समय तक हम सर्वाइव, हमारा काम बराबर हो सकता है थायराइड के रिलेटेड, बिकॉज दिस आयोडीन इज रिसाइकल्ड। ये दिक्कत कब जाएगी, जब डीआयोडीनेज एंजाइम काम नहीं करेगा, तो रिसाइकलिंग नहीं होगी, आयोडीन रिसाइकल बैक नहीं हो पाएगा। So in that way, the deiodinase enzyme is also very important. Got it? इसको मैंने आपको शॉर्ट में पॉइंटर्स वाइज लिख के दिया, ये देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये आपका कोलॉइडल सेल है, ये आपका सॉरी फॉलिकुलर सेल है, ये आपका कोलॉइड है। इस तरह से थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर MIT-DIT बनते हैं स्टूडेंट्स। दो DIT मिलके T4 बनाएंगे, ठीक है। एक MIT और एक DIT मिलेगा तो T3 बनेगा। जब एक DIT और MIT कंबाइन हो गए तो रिवर्स T3 बनेगा। रिवर्स T3 का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, इसलिए हम लोग T3 T4 की ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखोगे, ये स्ट्रक्चर से भी समझ में आएगा। T3 में MIT प्लस DIT, यानी एक आयोडीन और उसके बाद में दो आयोडीन दूसरे टायरोसिन, ठीक है। और RT3 उल्टा है उससे। तो ये देखो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। ये T3 T4 के स्ट्रक्चर में, जैसा ये आपका क्या है, T3 का स्ट्रक्चर है। आयोडीन कहां पर अटैच्ड है स्टूडेंट्स, आयोडीन अटैच्ड है थर्ड और फिफ्थ पोजीशन और 3 प्राइम पोजीशन ऑफ योर टायरोसिन, राइट। यहाँ पर दो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है बाय द ईथर बॉन्ड, यस। और आयोडीन एटम कहां पर अटैच्ड है, एरोमेटिक रिंग्स पे अटैच्ड है। सिमिलरली है ना, ये कैसे बना है, एक MIT और एक DIT, यस, एक MIT और एक DIT के थ्रू हमारा क्या बन गया, T3, यस और नो। देखो यहाँ पर दिया है ना, और स्ट्रक्चर में भी हमको समझ में आ रहा है। RT3 कैसे बन रहा है, पहले DIT आया और उसके साथ में एक MIT, ये ना इसके स्ट्रक्चर में आप 3 3 प्राइम 5 प्राइम देखोगे, ठीक है।
टायरोक्सिन दैट इज योर T4, ये 2 DIT से बनेगा, यानी 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल जो कि अटैच्ड है, और आयोडीन 3, 5 थर्ड और फिफ्थ पोजीशन और 3 प्राइम 5 प्राइम पोजीशन पे रहेंगे, तो दैट इज योर T4। इस तरह से स्ट्रक्चर यदि कभी पूछते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये इवेंट्स जो है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के, आप देख लो। थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस RER में हो रहा है, गोल्गी में हो रहा है, गोल्जी से हो रहा है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आयोडाइड ट्रैपिंग किसको बोलते हैं? सोडियम आयोडाइड से इम्पोर्टर के थ्रू जब आयोडाइड अंदर आ रहा है, दैट इज ट्रैप्ड। फिर आयोडाइन अंदर आ रहा है कोलॉइड में, कैसे आ रहा है? बाय द एंटीपोर्टर, जिसको पेंट्रीन या फिर SLC26A4 कहेंगे, अपाइकल मेम्ब्रेन पे। देखो कहाँ पर होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, अपाइकल है, बेसोलेटरल है। फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडाइड का अपाइकल मेम्ब्रेन में थायरोपेरोक्सीडेज की हेल्प से। ऑर्गेनिफिकेशन या फिर आयोडीनेशन, यानी आयोडीन की बाइंडिंग टायरोसिन के साथ जो होती है थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, वो भी विद द एंजाइम पेरोक्सीडेज होती है। कपलिंग जो मैंने कहा, इन्हें एक बार आयोडीन टायरोसिन के साथ में बन गया, MIT DIT बन गया। अभी MIT DIT के साथ कपल्ड होना, 2 DIT का एक साथ में कपल्ड होना, ये कपलिंग भी कहाँ पर होता है? थायरोग्लोबुलिन में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज, राइट। इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके बाद में एंडोसाइटोसिस हमने देखी, पिनोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, कहाँ से? अपाइकल मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं सेल में। बाद में वहां पर अंदर आने के बाद में ये क्लीव्ड होता है बाय द एंजाइम्स ऑफ लाइसोजाइम्स। क्लीव हो गया, यानी T3 T4 आपका रिलीज हो जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा। MIT DIT का डीआयोडीनेशन होता है और ये रिसाइकल हो जाते हैं एंजाइम में डीआयोडीनेस। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट एंजाइम हमने देखे, एक तो है पेरोक्सीडेज जो कि ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ऑर्गेनिफिकेशन करवा रहा है, कपलिंग करवा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीआयोडीनेस। 3 फॉर्म के डीआयोडीनेस होते हैं, D1 D2 और D3। मेन काम है D1 का, जो कि T3 T4 का फॉर्मेशन करवाता है। D2 है स्टूडेंट्स, वो D3 को सप्लाई करता है न्यूरॉन में, क्योंकि ये जनरली ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और जो D3 है, ये रिवर्स T3 का मेन सोर्स होता है ब्लड में। ठीक है, तो इस तरह से ये डीआयोडीनेज एंजाइम भी आप लोगों को ध्यान में रहता है। इसके बाद में सर्कुलेशन में आने के बाद में जनरली आयोडीन हमको बाउंड फॉर्म में मिलेंगे। यस, तो किस तरह से बाउंड फॉर्म में मिलते हैं? थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्रोग्लोबुलिन के साथ में बाउंड रहेगा, एल्ब्यूमिन के साथ में रहेगा, या फिर ट्रांस एरिथ्रिन के साथ में रहेगा। तो ये देखो T3 और T4 दोनों का कितना कितना अमाउंट रहेगा, यहाँ पर ये टेबल में दिया है, एक बार इसको आप लोग नोट कर लो। गॉट इट। अब यदि मैं रिसेप्टर्स की बात करूं, तो रिसेप्टर्स T3 T4 का कौन सा रिसेप्टर होता है? इट इज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। यस, तो ये भी TR यानी थायराइड रिसेप्टर्स अल्फा और थायराइड रिसेप्टर्स बीटा की बात करें, तो अल्फा रिसेप्टर का जीन क्रोमोसोम 17 में होता है, बीटा रिसेप्टर का क्रोमोसोम 3 पे होता है। अल्फा रिसेप्टर कहाँ पर एक्सप्रेस्ड होता है? ब्रेन, हार्ट और बोन में। बीटा रिसेप्टर आपका एक्सप्रेस होता है लीवर, किडनी और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। इस तरह से आयोडीन के थायराइड हार्मोन्स के T3 T4 के रिसेप्टर्स भी याद आपको रखने हैं, राइट। अल्फा बीटा दोनों की बात आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दिस वाज रिलेटेड टू द थायराइड हार्मोन्स। ये देखो, ये जिस तरह से आपने देखा है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स है, राइट। T3 के फॉर्म में T3 जनरली एंटर होता है, T4 फॉर्म में ये एंटर नहीं होगा साइटोप्लाज्म में। T4 हमेशा आयोडीनेज एंजाइम की तरफ से क्या होता है, इसका एक आयोडीन रिमूव हो जाएगा, T3 बनता है, तभी वो अंदर आता है फॉर टू बाइंड विद द न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, इसके साथ में एसोसिएटेड एक और रिसेप्टर होता है, दैट इज रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर। इनकी बाइंडिंग होने से क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होता है, और थायराइड हार्मोन का ग्रोथ में काम होता है, CNS डेवलपमेंट में, ये सारी चीजें इंक्रीज करवाता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। ये ना आपके फिजियोलॉजिकल रोल्स हो गए फॉर द थायराइड ग्लैंड्स। अब इसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स एक और हार्मोन पे, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर कैल्सीटोनिन। जस्ट पानी पी ले। मैंने कैल्सीटोनिन इसीलिए लिया थायराइड के साथ में, क्योंकि थायराइड का जो C सेल्स है थायराइड ग्लैंड में, पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर C सेल्स, वहीं पर कैल्सीटोनिन का सिंथेसाइज भी होता है। So it is synthesized by the parafollicular cells
और द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। कैल्सिटोनिन का स्ट्रक्चर अगेन इस तरह से होता है, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, 32 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है स्टूडेंट्स। सर्कुलेशन में ये हमको 10 मिनट या फिर 10 मिनट से कम तक ही मिलेगा। कैल्सिटोनिन के रिसेप्टर्स भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट, साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करता है या फिर पीएलसी पाथवे भी शो करता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन के रिसेप्टर्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? ऑस्टियोक्लास्ट में मिलते हैं, किडनी सेल्स में मिलते हैं और ब्रेन रीजन्स में मिलते हैं, क्योंकि कैल्सिटोनिन काम ही यही सारे रीजन में करता है। कैल्सिटोनिन के अलग अलग फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है सैल्मन कैल्सिटोनिन, बहुत ही कॉमन है, ह्यूमन कैल्सिटोनिन और सिंथेटिक एनालॉग, ठीक है। कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों अपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन कैल्शियम को लोअर करता है, कम करता है, और पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता है, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को कम करता है कैल्सिटोनिन, इट इज अ कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन, जबकि पैराथायरॉयड कैल्शियम को बढ़ाता है, इजंट इट? तो कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन कब बढ़ेगा? जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। जब कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन होगा, और ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है दो मेन वे से करता है। कैसे दो मेन वे है? जैसे कि इसके रिसेप्टर ऑस्टियोक्लास्ट और किडनी सेल पे है, तो बस इसका काम भी यहीं पर होता है। ये दो मेन वे से कम करवाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल। ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है। अब ऑस्टियोक्लास्ट यानी ऐसे सेल्स जो कि बोन को ब्रेक कर रहे हैं। बोन का ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा कैल्शियम वहां से कहाँ आएगा? अगेन ब्लड स्ट्रीम में आएगा, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। हमको क्या करना है? कैल्शियम को कम करना है वहां पर। इसीलिए ऑस्टियोक्लास्ट ये सेल्स को इनहिबिट करता है और कैल्शियम के रिलीज को कम करवाता है या फिर रोक देता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में ना आए। दूसरा, ये किडनी सेल पे काम करता है। किडनी से एक्सक्रीशन कैल्शियम का बढ़ाएगा, यानी क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन कम कर देगा कैल्शियम का। तो कैल्शियम ज्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी सीक्रेट होगा, यानी वो एक्सक्रीट होगा यूरिन में। इस तरह से कैल्शियम का लेवल कम करवाएगा, ठीक है। तो दो मेन वे से ये करवाता है, एक तो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है और दूसरा किडनी से कैल्शियम का एक्सक्रीशन करवाता है। सो दिस वाज रिलेटेड टू द कैल्सिटोनिन। अब जैसे हमने बात की कि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? कैल्शियम को लोअर करता है। उसी का अपोजिट हो रहा है पैराथायरॉइड, तो साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। तो पैराथायरॉइड हार्मोन का सीक्रेशन पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में कौन होता है? चीफ सेल्स होते हैं, तो चीफ सेल्स में इसका सीक्रेशन होता है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पैराथायरॉइड, प्री पैराथायरॉइड, प्री प्रो ऐसे भी मिलेगा। फिर आखिरी में जो पैराथायरॉइड हार्मोन बनता है वो होता है स्टूडेंट्स 84 अमाइनो एसिड का। 84 अमाइनो एसिड में से जो पहले 34 अमाइनो एसिड होते हैं, 34 अमाइनो एसिड, वो सफिशिएंट होता है इसकी हार्मोन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 9500। हाफ लाइफ इसका भी नियरली 10 मिनट होता है सर्कुलेशन। पैराथायरॉइड हार्मोन का फंक्शन क्या देख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने कहा कैल्शियम लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा ब्लड में। कैसे? कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? ऑस्टियोक्लास्ट को रोक रहा था। ये कैल्शियम की रिलीज को ज्यादा करेगा बोन से कैल्शियम की रिलीज करवाएगा, राइट। सिमिलरली किडनी से कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। और एक चीज करवाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाता है कैल्शियम का थ्रू द विटामिन डी। जो हम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन जो होता है या फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो विटामिन डी के थ्रू ये क्या करता है? इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन भी करवाता है कैल्शियम का, ठीक है। तो तीन तरह से काम करता है। कौन से तीन तरह से? बोन्स की रिलीज बढ़ाता है, किडनी का से रीअब्जॉर्प्शन बढ़वाता है और इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़वाता है कैल्शियम का, ठीक है। अब पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को तो बढ़ाएगा ही, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, साथ साथ में ये फॉस्फेट एक्सक्रीशन को भी बढ़ाता है। और फॉस्फेट का सीक्रेशन क्या करवाता है? फॉस्फेट का लेवल
कम करवाता है, कैल्शियम प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, फॉस्फेट लेवल कम करता है, ठीक है। साथ साथ में पैराथायरॉयड हार्मोन 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को भी उसके फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है, हेल्प करता है, ताकि ये क्या करे, ये एक तरह से विटामिन डी का ही हो गया, राइट। तो ये क्या करवाता है, ये इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स की यदि हम बात करें तो इसके भी दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन दोनों जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है पैराथायरॉयड हार्मोन 1R दैट इज टाइप 1 रिसेप्टर, और पैराथायरॉयड हार्मोन 2R दैट इज टाइप 2 रिसेप्टर्स। जो टाइप 1 रिसेप्टर्स होता है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा जो हम बोलेंगे प्राइमरी रिसेप्टर्स, प्राइमरी यूज इसी का होता है, बोन में एक्सप्रेस्ड होता है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स में, और किडनी में भी एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ भी बाइंड करता है टाइप 1 रिसेप्टर, और पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन के साथ में भी बाइंड करता है। जबकि टाइप 2 रेसेप्टर स्टूडेंट जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्सप्रेस होता है, पैनक्रियास पे एक्सप्रेस होता है, टेस्टिस और प्लासेंटा पे एक्सप्रेस होता है। ये पीटीएच के साथ तो बाइंड करेगा, लेकिन पीटीएचआरपी यानी उसके जो प्रोटीन है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन के साथ में बाइंड नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दिस इज अबाउट द पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स, गॉट इट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, कैल्शियम से ही रिलेटेड यदि हम बात करें तो ये एक और हार्मोन है जो कि अभी हमने देखा 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, या फिर जिसको हम कैल्सिट्रियोल भी बोलते हैं। यस, ये एक तरह का स्टीरॉयड हार्मोन, अभी तक हम पेप्टाइड हार्मोन देख रहे थे, ये आपका स्टीरॉयड हार्मोन है स्टूडेंट्स, जो कि किससे बनता है, विटामिन डी से। कैसे बनता है, सक्सेसिव हाइड्रोक्सिलेशन, कंटिन्यूस हाइड्रोक्सिलेशन होता है लीवर में और किडनी में, और इस तरह से ये 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसको हम कैल्सिट्रियोल भी बोलते हैं, ये होता है। इसका मेन रोल क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब ये किडनी पे भी एक्ट करता है, यस, किडनी से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाने में भी ये मदद करवाता है, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन तो करवाएगा, ठीक है। इसका सीक्रीशन या फिर इसका प्रोडक्शन या फिर इसकी सिंथेसिस किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन इसको कंट्रोल करता है, और साथ साथ में सीरम में फॉस्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है या फिर फॉस्फेट का जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है स्टूडेंट्स, तो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल भी प्रोड्यूस होता है, यानी पीटीएच बढ़ेगा तो कैल्सिट्रॉल भी बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब यदि इसकी सिंथेसिस देखें तो देखो बहुत सिंपल है। स्किन, हम कहते हैं ना कि हमारे लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सनलाइट पे बैठना चाहिए, है ना। तो अगेन द सेम थिंग, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, यस, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये कन्वर्ट हो जाता है प्री विटामिन डी3 में। प्री विटामिन डी3 से आपका विटामिन डी3 बनता है, दैट इज कोलिकैल्सिफेरॉल, इट इज थ्रू द स्किन ओनली। इसके बाद में एंजाइम, यानी इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है विटामिन डी3 का, तो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लीवर में इस पे एक्ट करता है 25 हाइड्रोक्सिलेज, और बनाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, और कुछ मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं। अभी जो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जो लीवर में बना है, इस पे दो एंजाइम एक्ट करते हैं, कहाँ पर, किडनी में जाकर। एक होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और दूसरा होता है 24 हाइड्रोक्सिलेज। 24 हाइड्रोक्सिलेज से तो 24 25 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनेगा, और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बनेगा, राइट। दैट इज नथिंग बट द कैल्सिट्रियोल। इसके लिए कौन सा एंजाइम लगता है, इसके लिए 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज लगता है। ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, ये एंजाइम प्रेजेंट है किडनी में,
इस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। गॉट इट ऑल ऑफ यू। सो विटामिन D3 से हम कहेंगे कि क्या बन रहा है आपका, कैल्सिट्रॉल बनता है इन किडनी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। सो इस तरह से इसकी सिंथेसिस भी होती है। आई थिंक दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब यदि हम ओके जस्ट अ मिनट, यदि हम इसके रेगुलेशन की बात करें, राइट यदि मैं इसके रेगुलेशन की बात करूं तो एकदम सिंपल वे में मैं लिख देती हूं यहां पर कि किस तरह से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। स्लाइड है तो हम लिख देते हैं। जैसे प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जब बढ़ता है, राइट यदि प्लाज्मा का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिटिल कैल्सिट्रियोल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब प्लाज्मा कैल्शियम लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, ये स्टिम्युलेट करेगा किसको, ये स्टिम्युलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ, या फिर हम कहेंगे स्टिम्युलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ कैल्सिट्रॉल। कैसे, कैसे, थ्रू इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ, कौन सा एंजाइम था, एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। यानी ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का एक्सप्रेशन बढ़ाएगा, ये एंजाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये कैल्सिट्रॉल बनवाएगा फ्रॉम द 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। यस और नो, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्शन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है, ये इस कैसे बढ़ेगा, एक और चीज से बढ़ेगा, लो प्लाज्मा लेवल, लो प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल यदि है, लो प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल इंक्रीज इन कैल्सिट्रॉल। समझ में आया, फॉस्फेट लेवल ज्यादा रहेगा तो कैल्सिट्रॉल का सिक्रीशन कम होगा। इस तरह से ये रेगुलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चों आज हम लोगों ने कौन कौन से हार्मोन देखे, ग्रोथ हार्मोन देखा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन अगेन इट इज अगेन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके बाद में हमने थायराइड हार्मोन्स देखा स्टूडेंट्स, पैराथायराइड हार्मोन देखे, कैल्सिटोनिन देखा, 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल देखे। तो ये हार्मोन्स जो कि आई थिंक आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ गए, ऑलरेडी सभी ने पढ़ा हुआ है, एक बार इसका रिवीजन हो गया। मैंने फोकस ज़्यादा डाला है आप लोगों का रिसेप्टर्स पे, केमिस्ट्री पे, राइट किस तरह से सिंथेसिस हो रहा है, हाफ लाइफ क्या है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में और दूसरे भी बहुत सारे हॉर्मोन्स बचे हैं जो हम लोग पढ़ने वाला है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागन हो गया, दीज आर द पैनक्रियाटिक हार्मोन। इसके बाद में आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स है, राइट वेसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, आफ्टर दैट द गोनाडल FSH LH हॉर्मोन्स है, ओवेरियन हॉर्मोन्स है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, काफी कुछ हॉर्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल वाले काफी कुछ है, ACTH वाले है ना, कॉर्टिसोल है। तो ये सारे जो बचे हुए हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप this class is going to be useful for you students. So thank you very much for joining. लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जाम टाइम में जितने ज़्यादा बच्चे पढ़े। और हाँ बच्चों, ये एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए काम आए वैसी चीज़ नहीं है, दिस इज अगेन अ जनरल फॉर द एनिमल फिजियोलॉजी के जितने भी, हम एंडोक्राइनोलॉजी की जब बात कर रहे हो, आप जोलॉजी की कोई एग्जाम दे रहे हो आप उसमें काम आएंगे, सेट के एग्जाम्स में काम आएगा, राइट JRF के रिलेटेड और भी दूसरे एग्जाम्स है उसी में काम आएगा, गेट यदि आप दे रहे हो तो गेट में
zoology part it is going to be useful, or in general आपके university exams में भी this all things is going to be useful. So not don't take this as a specific कि बस इसी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है. This is a general concept जो कि हमेशा आपको काम में आने वाला है. Isn't it? So बच्चों, यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल, और द अकेडमी ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो. कोई भी आपको डाउट्स है, कुछ सजेशंस है, कुछ भी बोलना है तो आप डायरेक्ट कमेंट में भी दे सकते हो, या फिर आप ग्रुप्स में भी डाल सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों लिंक को, एंड प्लीज डू लाइक द सेशन ऑल्सो. राइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर and keep learning. Right, bye students.